चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट यही लेते हैं, ये बेसिक चीज़ है। इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स का आपको पता होगा, जो भी अकाउंट्स की डिग्री लेता है, कॉमर्स की, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, बीकॉम की, तो अकाउंटिंग उनका मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें अक्सर को महारत होती है, लेकिन हम जो है ना सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल इसका पढ़ेंगे जितनी की ज़रूरत है, और एक जो है ना रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। ठीक है। सॉरी। अच्छा, सबसे पहला जो चैप्टर है ना, हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं वेरेन की, और मिक्स एंड मिक्स से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं ना अकाउंटिंग के, वो सब में सेम है। और मैं रिवाइज करता चलूँ, जो बेसिक चीज़ है, अकाउंटिंग की 3 टाइप्स हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और हम जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। इसका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बिजनेस। सबसे पहले जो है ना हमें पता होना चाहिए बिज़नेस की टाइप्स कितनी होती हैं। ये अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए बिज़नेस की टाइप्स कितनी होती हैं और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स कितनी होती हैं। तो बिज़नेस जो है उसकी जो टाइप्स है ना वो 3 होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, जिसमें रॉ मटेरियल परचेज़ करके और लेबर उस पर काम करती है और उसे एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बना के सेल आउट करते हैं, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है। जिसमें मिसाल हम ले सकते हैं जनरल मोटर्स की, इंटेल, नाइकी, कोका कोला, सोनी वगैरह, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं। और जो है ना ये पीपीएससी वाला ये एग्जांपल्स नहीं लेगा, बुक अंग्रेज़ों की बुक से ही बनाता है पीपीएससी एफपीएससी वाला, लेकिन जो एग्जांपल्स है वो पाकिस्तानी कंपनीज की भी ले सकता है वो। लेकिन ये जो कोका कोला, नाइकी, ये तो मशहूर है ना, तो ये भी एग्जांपल उसकी ले सकता है। और नेक्स्ट हम मर्चेंटाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं। बिज़नेस की जो दूसरी टाइप है उसे ट्रेडिंग या मर्चेंटाइजिंग बिज़नेस भी कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बनाई नहीं जाती बल्कि एक जगह से ले के दूसरी जगह फ़रोख्त कर दी जाती है, और दरमियान में वो अपना मार्जिन रख लेते हैं। सस्ती चीज़ लेके, यानी कम पैसों पे लेके, और महंगी उसे बेच देते हैं, तो ये एक ट्रेडिंग बिज़नेस होता है। और इसके अलावा सर्विसेज का एक बिज़नेस होता है, जैसे ये डॉक्टर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वकील सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विसेज है। इसमें कोई प्रोडक्ट वो नहीं दे रहे होते, कोई गुड नहीं दे रहे होते, टेंजिबल गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी बिज़नेस है ना, उनकी 3 ही टाइप्स हैं। एक सर्विस बिज़नेस हो गया, एक ट्रेडिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। ये 3, इससे हट के और कोई भी बिज़नेस नहीं है इस पूरी दुनिया में। अच्छा, अब है दूसरी होती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स हैं। ये इसमें आपके एमसीक्यूज़ में ना भी आए, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स है। दोनों में फ़र्क है, बिज़नेस की टाइप्स में और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप में। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की वो 3 टाइप्स हैं: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन। अब हम देखते हैं कि प्रोप्राइटरशिप क्या है। आप सबको समझ आ रही है? हेलो, आपको आ रही है आकाशा? हाँ, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इनके बारे में आपको पता भी होगा पहले, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरह की आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पहले से पता होंगे, लेकिन आपकी एक रिवीजन हो रही है, और रेलिवेंट टू पीपीएससी रिवीजन हो रही है। और प्रोप्राइटरशिप जो है ये ओन्ड होता है वन इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन का बिजनेस होता है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात। यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं। ये जो अब फ़ायदे और नुकसान है ना, ये इस पे आपने तवज्जो देनी है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ईज़ इन ऑर्गेनाइजिंग, इसका ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि छोटा सा बिज़नेस होता है, ज़्यादा बिज़नेस होता नहीं, क्योंकि इसका जो कैपिटल होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन। तो एक स्मॉल बिज़नेस होता है, और छोटा सा बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ करना आसान होता है, बजाय इसके कि बहुत बड़े बिज़नेस हों। कोका कोला, नाइकी, पता नहीं कितने बड़े बड़े बिज़नेस हैं, तो उनको, नेस्ले हो गया, इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप का ऑर्गेनाइज़ करना आसान होता है, और लो कास्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग,
और ऑर्गेनाइज़ करना, एक दो मुलाजिम वो रख लेता है, जो भी प्रोप्राइटर होता है वो एक दो मुलाजिम रख लेता है और उससे काम चल जाता है, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा मुलाजिम रखे, क्योंकि उसका कैपिटल ही कम है और उस बिज़नेस का साइज़ भी कम है, इस वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी कम है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब क्योंकि एक पर्सन का बिजनेस है तो जितना उसके पास पैसे हैं सिर्फ वही लगाएगा ना। जो पार्टनरशिप होता है उसमें ये होता है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के पैसे लगा रहे होते हैं, तो कैपिटल की अमाउंट ना बढ़ जाती है उसमें। तो यहाँ लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ये मैं इस ये है बिल्कुल आसान बात नहीं, लेकिन मैं इस पर इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है, पीपीएससी में पूछे जाते हैं और चांसेस भी हैं पूछे जाने के। और इसके बाद एक टर्म होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो प्रोप्राइटरशिप है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आप दोनों में से किसी को पता है अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? जी, किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं? आवाज़ आ रही है सही मेरी? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? हाँ, ये आपको पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? आपको पता है या मैं फिर बताऊँ? अच्छा, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैं एक मिसाल लेता हूँ, फिर उससे ना बात आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। जो प्रोप्राइटरशिप होता है ना उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये कि अगर उसका बिजनेस डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उससे नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसने अगर किसी से उधार लिया होता है तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है, भाई इस पर्सन ने मेरे पैसे देने हैं, मैंने इसको गुड्स दिए थे और इसने मुझे पैसे देने हैं जो नहीं दिए। तो कोर्ट या लॉ ना उसके पर्सनल एसेट्स, बिजनेस से हट के, बिजनेस में तो लॉस हो गया, बिजनेस की हर चीज़ बिक भी जाए फिर भी वो सप्लायर को पैसे नहीं दे सकता। उसके पर्सनल एसेट, उसका कोई प्लॉट पड़ा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास गोल्ड पड़ा है, तो लॉ उसे फोर्स करेगा उस पर्सन को जो जिसने बिजनेस किया था कि आप वो पर्सनल एसेट्स को बेचो, या फिर अपने जब्त में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे मार्केट में बेच के और जो क्रेडिटर होता है उससे पेमेंट करता है। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन इसके दूसरी साइड पे ना इसका अपोजिट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में ये होता है कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस अगर बिजनेस डिफॉल्ट कर जाता है तो उस बिजनेस की जितनी भी चीज़ें हैं, उसके फिक्स एसेट है, उसके पास कोई स्टॉक पड़ा है, उसी को बेचा जाएगा और क्रेडिटर को अमाउंट दी जाएगी। जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स पे आंच तक नहीं आएगी। समझ आया कुछ, या मज़ीद इलेबोरेट करूं इसको? आपको आ गई है आकाशा? अच्छा अच्छा, अगला होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये जो है ना ओन्ड है टू या टू से ज़्यादा जो है ना मोर देन टू पर्सन इसमें होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मिल के कारोबार को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम जब पढ़ेंगे ना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, फिर उसमें बहुत सारी डिटेल होगी। उसमें पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा, पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर की टाइप्स कितनी होती हैं, और पार्टनरशिप कोई रजिस्टर्ड होते हैं, बाज़ पार्टनरशिप जो है ना इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाज़ की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इसकी डिटेल जो है ना वो हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें हल्का फुल्का पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होता है, और पार्टनरशिप के हवाले से जो जनरल एंट्रीज होती हैं ना वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जस्ट पढ़ेंगे, डिटेल हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप में इसके फ़ायदे क्या होते हैं? मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन आ प्रोप्राइटरशिप। अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा लोग वो कैपिटल लेके आते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप की निस्बत इसका जो कैपिटल की अमाउंट होती है ना वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है एडिशनल मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें एडिशनल मैनेजमेंट स्किल के दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपनी स्किल्स भी तो दे रहे होते हैं,
वो जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में काम भी तो कर रहे होते हैं ना, तो मैनेजमेंट स्किल्स का भी एडिशन हो जाता है, बजाय इसके कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही ओनर है, सिर्फ उसकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बाकी और कोई उसका साथी नहीं होता। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो उस बिज़नेस को वो स्टार्ट करते हैं। तो इसे एडिशनल एक इसका ये बेनिफिट है कि एडिशनल मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिस तरह उसकी है ना सोल प्रोप्राइटरशिप की या प्रोप्राइटरशिप, ये जो लास्ट है ना इसे प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। इसमें जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर पार्टनरशिप का कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, तो उस बिज़नेस की सारी चीज़ों को बेच के जिनको उधार देना है उनके पैसे उधार किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं। अगर उनके पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए, मिसाल के तौर पे बिज़नेस की सारी चीज़ें बेची, वो 50,000 की बनी, लेकिन हमने 1 लाख उधार देना था, बिज़नेस ने 1 लाख उधार देना था, तो जो 50,000 है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके उनको 50,000 दिए जाएंगे ऊपर वाले। तो ये इसका एक नुकसान है। तो ये वाली जो अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात है, ये इंतहाई अहम है। पीपीएससी में जो आसान क्वेश्चंस आते हैं ना, आसान एमसीक्यू, उसमें ये लाजमी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। इसके बाद अगली होती है कॉरपोरेशन इज ऑर्गेनाइज अंडर स्टेट और फेडरल स्टेटस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो कॉरपोरेशन होती है ना, ये लॉ के तहत बनती है। जैसे पाकिस्तान में कंपनी किस लॉ के तहत बनती है, किसी को पता है इसके बारे में? नहीं, अब और आ गया, कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अब नया हमारे, पहले तो हम फॉलो कर रहे थे ना 1984 को, अब एक्ट नया आया तो हम नए एक्ट को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो किया जा रहा है। आप उसके कभी एक्ट को निकाल के देखना, उसे पढ़ना अगर टाइम हो तो आपके पास। कॉरपोरेशन जो है ना, ये किसी कानून के तहत बनती है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसकी अलग शनाख्त होती है, ठीक है ना। ये भी लॉ में ना एज अ पर्सन शुमार होती है, यानी जो कंपनी होती है एज अ पर्सन शुमार होती है। अच्छा, एडवांटेज यानी, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो हम लोग हैं ना, ये आर्टिफिशियल कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉरपोरेशन बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये अहम बातें हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे है इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, द एबिलिटी टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय इशूइंग स्टॉक। अब कंपनी में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा डिग्री में, कि शेयर इशू किए जाते हैं, शेयर इशू करके कैपिटल रेस किया जाता है। तो कंपनी में ये इसका एडवांटेज है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठी की जा सकती है लोगों से। और इसका एक और फ़ायदा है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो। एक यहाँ पे ना लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है तो ऑनर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है सिर्फ वो जो है ना वो यूज़ होता है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। यानी कंपनी के सारे एसेट्स को बेचेंगे और पहले क्रेडिटर की अमाउंट पे की जाती है, ठीक है ना। और अगर सारे एसेट्स को बेच के फिर भी क्रेडिटर की अमाउंट पे नहीं हुई, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ देना था हमने क्रेडिटर को और सारे एसेट्स बेचे, वो 50 लाख के बने। अब जो ऊपर वाले 50 लाख हैं वो जो ऑनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को बेच के पे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसका एक और फ़ायदा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। एडवांटेज क्या है इसका, कॉरपोरेशन का, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि डबल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन किस तरह, किसी को पता है इसके बारे में? डबल टैक्सेशन अक्सर मशहूर है, ये बड़ी टर्म यार, कंपनी में ना डबल टैक्सेशन होती है। कोई जानता है आप में से? आपको उसामा? अच्छा, मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप जो है ना थोड़े से एक्टिव रहो, आप जो है ना इस जुड़े रहो, ये ना हो आपकी तवज्जो इधर उधर जाए। लेकिन ये मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डिग्रेड करूँ कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता, सिर्फ ये है कि आप एक्टिव रहो, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे, बोलो।
नहीं नहीं, कॉरपोरेशन की खुली है, मेरे पास तो कॉरपोरेशन की है। अब बिज अच्छा अच्छा, ये फिर कोई प्रॉब्लम, मैं तो कब से कॉरपोरेशन की खोल के बैठा था। आ, अच्छा, अब बताओ, अब मुझे बता दिया करो ना, ठीक है। कोई स्लाइड वो रेलिवेंट ना खुली हो तो मुझे बता दे। अच्छा, बातें आपको समझ आ रही हैं? आसान सी बातें आपने पढ़ी होंगी डिग्री में, सिर्फ ये है कि उसकी रिवीजन हो रही है। अच्छा, डबल टैक्सेशन ये है, डबल टैक्सेशन इस तरह कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। फिर आपको पता है जब उसको टैक्स पे करके फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को देते हैं, फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को दिया जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब जब स्टॉक होल्डर को पैसा दिया जाता है ना, जो उन्हें डिविडेंड मिलता है, तो उस पर भी टैक्सेशन होती है, डबल टैक्सेशन। एक तो जब प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उस वक्त टैक्स काटा जा रहा है, एक जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है उस वक्त भी टैक्स होता है। तो इसलिए इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन, ये एक नुकसान है। समझ आ गई बात की? ये स्लाइड क्लियर है? आगे चलें हम। अब मुझे बताना, अगली स्लाइड मैंने खोली हुई है बिजनेस स्टेक होल्डर की, शो हो रही होगी आपको, ठीक है। ओह, ये क्या मसला है इसे? अब बताओ, अब शो हो रही है? हाँ, देखो डबल टैक्सेशन, आपको ये तो पता है ना, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो सारे अखराजात निकाल के एंड में जो पैसे बच जाते हैं वो ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इतना तो क्लियर है आप? डिविडेंड की, हाँ, शेयर होल्डर को डिविडेंड की सूरत में। जब हम इनकम स्टेटमेंट जाके पढ़ेंगे, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, जब उसे प्रॉफिट होता है तो उस टाइम गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जितना भी प्रॉफिट होता है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी पे टैक्स लगता है उस प्रॉफिट के ऊपर। वो प्रॉफिट पे टैक्स दे के उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो शेयर होल्डर्स में तकसीम की जाती है। और जब शेयर होल्डर वो रिसीव करते हैं, जब शेयर होल्डर वो अमाउंट को रिसीव करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। शेयर होल्डर्स पे कर रहे होते हैं, एक टैक्स कंपनी पे कर रही होती है, ठीक है ना, कंपनी ने अदा कर दिया गवर्नमेंट को, और फिर दूसरा टैक्स होता है कि जब शेयर होल्डर्स वो डिविडेंड रिसीव करते हैं तो उस टाइम वो टैक्स को पे कर रहे होते हैं। तो ये डबल टैक्सेशन हो जाती है। असल में वो कंपनी तो उन्हीं ऑनर्स की थी ना, पहले भी एक बार टैक्स दे चुके कंपनी प्रॉफिट पे, फिर जब इन्हें पैसे मिले डिविडेंड की सूरत में फिर टैक्स दिया जा रहा है। समझ आ गई बात की? नहीं, वो नहीं नहीं, इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज है ये, अगर टैक्स टैक्स इंक्लूड नहीं है हमारे आउटलाइन में, इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज है। इसकी है, बैंकिंग कंपनी हो तो मैं अगर रिकॉल कर पाऊँ तो वो 35% है, यानी उसके प्रॉफिट के ऊपर। और अगर कोई दूसरी कंपनी हो तो 29%, अगर कोई स्मॉल कंपनी हो तो 21% उसके प्रॉफिट पे। अब डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है ये सेपरेट ब्लॉक में इसको डिस्कस किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो वो मैं परसेंटेज आपको देख के बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है कि कितने % उस पर लगती है टैक्स डिविडेंड पे, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता। हाँ हाँ, यही है अभी। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आप खोले ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें यही परसेंटेज लिखी हुई है। कल तो मैं इसे पढ़ रहा था। आप लोग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की भी कर रहे हैं तैयारी? उसामा, आपने अप्लाई किया हुआ है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू पे? अच्छा, उसका भी एक अच्छी सीट है, वो आई थी पिछले साल आई थी। वो 21 को उसका टेस्ट है, वो सीट बहुत है। मैं लेक्चरार की आप तैयारी कर रहे हैं उससे भी कई दर्जे वो अच्छी सीट है, अथॉरिटी वाली सीट है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। नहीं, आपका ये ट्रेंड होना चाहिए कि आप अप्लाई कर दिया करो। देखो अगर आपको इंशाल्लाह पीपीएससी के थ्रू सीट मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ये जो अथॉरिटी वाली सीट है अगर कहीं देर से जाके कुछ 1-2 साल बाद आपको मिल जाए तो ये मेरे ख्याल में तो आपके लिए बेनिफिट होगा।
अथॉरिटी वाली, इसकी फ़र्स्ट प्रमोशन पे इंसान असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है। जो भी इंस्पेक्टर इनलैंड होता है उसकी फ़र्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर की है, एसी हो जाता है वो। अच्छी सीट थी ये। हाँ, आप ये देखो कि कोई भी सीट छोड़नी नहीं है आपने। बिजनेस के हवाले से जो भी सीट्स हैं, चाहे पीपीएससी में, एफपीएससी में, आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। और मैं आपको एक और भी हाँ, अब आप मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। अगर कुछ सीट्स आती हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, 2 साल का, 5 साल का होता है ना, नॉर्मली 2 साल का आप उन सीटों पे भी अप्लाई कर दिया करो। आपको इंटरव्यू में आप एक्सपीरियंस, ये शोर आ रहा है आपकी तरफ से, आप माइक ऑफ करें तो मैं बताऊं। हाँ, आप ना उन सीटों पे भी अप्लाई कर दिया करें, सिर्फ ये बेनिफिट उठाने के लिए। 600 रुपये तो सारी फीस है कि आप टेस्ट में तो अपेयर हो सकते हैं ना। टेस्ट में अपेयर होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि पीपीएससी का ट्रेंड क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर ही है, जो भी सीट हो बिजनेस के हवाले से, चाहे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो चाहे ना हो, आप अप्लाई कर दिया करो, टेस्ट दिया करो लाजमी, आपको एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, अब हम बिजनेस स्टेक होल्डर, ये आपको शो हो रही है स्लाइड। अच्छा, अब बिजनेस स्टेक होल्डर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब बिजनेस जो स्टेक होल्डर है इज़ अ पर्सन और एंटिटी, यानी पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हैविंग एन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस के हवाले से कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। अब जो है ना, हम स्टेक होल्डर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगली स्लाइड शो हो रही है। एक तो ये अब चलो मैं अब हो रही होगी है ना, चलो मैं यहीं से ऐसे शो। अच्छा, स्टेक होल्डर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक इंटरनल स्टेक होल्डर और एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। यानी इन दोनों का कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ होता है इसके कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ। जो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़। ऑनर का क्या मकसद जुड़ा होता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर का क्या होता है, वो मैनेजर मैनेज कर रहे होते हैं और इसके अलावा वो जो है ना तनख्वाह लेंगे। और एम्प्लॉयज़ भी तो काम कर रहे होते हैं, नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़, वो काम कर रहे होते हैं, उनका क्या मकसद होता है, वो काम करेंगे तो उन्हें तनख्वाह मिलेगी, ऐसे है ना। और इसके अलावा कस्टमर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में आते हैं। इसका क्या मकसद जुड़ा होता है, ये देखती है कस्टमर, ये देखते हैं कि कौन सी जो है ना, कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो ब्रांड को असल में देखते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो इसका भी कोई ना कोई मकसद इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिजनेस के साथ जुड़ा होता है। क्रेडिटर का जो मकसद है ना, वो बिजनेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, क्योंकि ये उधार दे रहा होता है, ये उधार देता है, ये देखता है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है और देखता है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस तरह, अगर मैं इसे उधार दूं तो आया ये मुझे वापस करने की पोजीशन में भी है कि नहीं है। तो इसका भी कोई ना कोई मकसद जुड़ा होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है क्रेडिटर और उसके बाद पैसे देता है, पैसे दे के फिर उस पर इंटरेस्ट कमाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का तो मकसद होता ही है, गवर्नमेंट देख रही होती है कि जनाब इसे प्रॉफिट हो तो मैं अपना टैक्स काटूं, ठीक है ना। तो ये स्टेक होल्डर मतलब वो लोग, यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो बुक मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ ना, ज़्यादातर MCQs इसी बुक से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप जब पेपर में देखोगे अकाउंटिंग के कोई भी आप MCQs देखोगे, वो इसी बुक से आपको नज़र आएंगे, यही वर्डिंग नज़र आएगी। पीपीएससी वाले ना, ये जो पाकिस्तानी ऑथर है ना, यहाँ से नहीं बनाते बुक। आपने मैनेजमेंट की बुक पढ़ी होगी, रॉबिन्स की पढ़ी है ना, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। हाँ, जो आपके मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो उस रॉबिन्स की बुक से ही होंगे, आप देख लेना। ये मेरा जो है ना हाँ, ये मेरा एक तरह से चैलेंज आप समझो, आप जाके वहाँ दे। और फाइनेंस की जो बुक है ना, वो गिटमैन की बुक से ही क्वेश्चन वो बनाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये स्टेक होल्डर जी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। देखो मैं ना आपको सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, हमारा टारगेट है बिज़नेस के हवाले से जितने भी सब टेस्ट आते हैं ना, सब हमारा टारगेट है, क्योंकि 15 सब्जेक्ट में सब कवर हो जाएगा। लेकिन अगर लेक्चरार कॉमर्स का जो टेस्ट है वो हमारी बैच कंप्लीट होने से पहले आ जाता है, तो 10 दिन पहले कम से कम हमें पता चल जाएगा। तो उन 10 दिनों में ना आपको ये पढ़ाना मैं स्टॉप कर दूंगा,
आपको जो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ है ना, दुनिया जहान के एमसीक्यूज़ नहीं भेजूंगा, जो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ है ना, कुछ मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, कुछ आपको भेज दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल भेजूंगा। ये जो इल्मी की बुक्स हैं, पता नहीं कितनी कितनी बुक्स हैं, आप उठा के देखो, मैं भी आपके फेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। ये जितने भी है ना, मैंने इल्मी की बड़े प्रैक्टिस की थी, कोई सवाल ही नहीं आता। वो जो पीपीएससी वाला बनाता है ना, वो पीपीएससी वाला खुद तो बनाता नहीं, पहली बात। वो कहता है किसी यूनिवर्सिटी में, मिसाल के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी टीचर को कहता है कि पेपर बना के दो, BZU के किसी टीचर से कहेगा, प्रोफेसर से। और वो जो प्रोफेसर्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फिर यही बुक्स जो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते हैं ना, यहाँ से MCQs बना के देते हैं, इन्हीं बुक्स में से। वो प्रैक्टिस मटेरियल नहीं उठाते, ये आम जो लोकल प्रैक्टिस मटेरियल है। हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे पास्ट पेपर दिए हुए हैं, जैसे बुक शेयर हो गया, पाक MCQs पे भी कुछ ना कुछ है मटेरियल, लेकिन बहुत सारा इररेलेवेंट भी है। तो वो मैं आपको फुल गाइड करूँगा इंशाल्लाह। 10 दिन मेरे ख्याल में सफिशेंट होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल नहीं दूंगा, रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल आपको दूंगा, वो आप करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही होगी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। शो हो रही? ठीक है। Definition of accounting. Accounting can be defined as information system that provide report to the stakeholder about the economic बाद में आना, अच्छा एक बार, about the economic activities and the condition of the business। और जो ये है ना अकाउंटिंग की एक नॉर्मल जो आम तौर पे डेफिनेशन ज़्यादा मशहूर है ना, वो यही है, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो भी ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछने के लिए याद करनी हो तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाले वर्ड्स भी उठा सकता है। यानी अकाउंटिंग, वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर के बारे में मैं आपको बता चुका, स्टेक होल्डर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। वो स्टेक होल्डर ये जानना चाहता है कि ये जो कंपनी है, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आया इसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिपोर्ट की फॉर्म में अकाउंटिंग यूज़ होती है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके जो यूज़र्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये बताने के लिए कि कंपनी की या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और आया ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन बताने के प्रोसेस के नाम को ना हम अकाउंटिंग कहते हैं, और इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। और ये क्या है, ये अहम पॉइंट है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है, बता रही होती है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। बिजनेस क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, क्या एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं, क्या कमा रहा है, और क्या इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ ये बता रहा होता है। तो इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ मैं, जो स्लाइड आपको शो ना हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट स्लाइड है प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अगर कोई अकाउंटिंग में कोई डिग्री वगैरह लेता है तो उसका क्या मतलब, उसका करियर क्या है। तो प्राइवेट अकाउंटिंग, पब्लिक अकाउंटिंग, दो हिस्सों में इसे तकसीम किया गया। प्राइवेट अकाउंटिंग ये कि अगर किसी कंपनी में जाके आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपने वो लेजर मेंटेन करने होंगे, आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह, मतलब अकाउंटिंग की ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है। लेकिन दूसरा जो है ना, पब्लिक अकाउंटिंग होती है। पब्लिक अकाउंटिंग में ये कि एक ऐसी फॉर्म बनी होती है, ऑडिट फॉर्म, ठीक है ना। डिफरेंट तरह की पाकिस्तान में फॉर्म्स बनी हुई हैं। वो क्या करती हैं, अगर वहाँ पे आपकी जॉब हो जाए तो वो फॉर्म आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ में भेजेगी ऑडिट करने की खातिर। तो इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंटिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, पहला है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट्स एम्प्लॉयड बाय बिजनेस फर्म, यानी बिजनेस अकाउंटेंट वो होता है जिसे बिजनेस फर्म एम्प्लॉयड करती है। आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेड टू बी इंगेज इन प्राइवेट अकाउंटिंग, यानी वो उस बिजनेस की प्राइवेटिवली उस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंट एंड देयर स्टाफ हु प्रोवाइड सर्विसेज ऑन द फी बेसिस आर सेड टू एम्प्लॉयड इन पब्लिक अकाउंटिंग, यानी वो
जो है ना, ऐसी ऑडिट फर्म्स होती हैं या कोई भी फर्म होती है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का जाके ऑडिट करती है या अकाउंटिंग करके देती है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिट फर्म को या अकाउंटिंग फर्म को पैसे पे करती है कि आप आओ हमारी कंपनी का ऑडिट करके दो या हमारी कंपनी की अकाउंटिंग करके दो, मतलब हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, आप आओ हमें जो है ना अकाउंटिंग करके दो, हमें जर्नल एंट्रीज वगैरह ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो। तो इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, आगे है ये बहुत अहम चीज़ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, इस बुक का पैटर्न ये है कि गैप के जितने भी वो प्रिंसिपल्स हैं ना, इसने एक साथ नहीं बताए, ये हर चैप्टर में एक एक करके बताता है चैप्टर के लिहाज से। अब गैप के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ना, इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट होता है, कॉस्ट प्रिंसिपल होता है, डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इस बुक का ये ट्रेंड है कि हर चैप्टर में एक एक करके प्रिंसिपल आपको बताएगा, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। आपको इकट्ठे गैप के सारे प्रिंसिपल नहीं बताता, जैसे जैसे आता जाएगा ना तो मैं आपको रेफ़र करता जाऊंगा। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो हम पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। जब हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें इसका गैप का कलीदी किरदार अदा होता है। अब ये होते क्या हैं, जब ये आएंगे तो आपको साथ साथ वाज़ेह होता चला जाएगा। अगली जो है ना, अगली स्लाइड पे है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इंतहाई अहम है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, मस्ट आता है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता जाऊँ, जो पीपीएससी का क्वेश्चन है ना, ये डिटेल में नहीं जाता बहुत ज़्यादा, बुक में जो डिटेल्ड कंसेप्ट होते हैं वहाँ नहीं जाता, बनाता ये बेसिक क्वेश्चन से है। अब बेसिक्स में कुछ इंतहाई आसान होते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई की, ये इंतहाई आसान कंसेप्ट है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन जो आसान होते हैं ना, वहाँ से ट्रिकी करके वो बनाता है क्वेश्चन, क्योंकि वो आसान है ना, और जो बेसिक्स लेकिन आसान नहीं होते, थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको तंग नहीं करता। तो आप ये नज़रअंदाज नहीं कर देना ये बिल्कुल आसान है तो ये तो हमें आता है, इसे पढ़ना ही नहीं है, नहीं, उससे आप पढ़ना, उससे ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना, क्योंकि वहाँ से वो ट्रिकी करके बनाएगा और इस इक्वेशन को ना वो आगे पीछे कर देता है, और नन ऑफ दीज भी दे देता है, और बाज़ औक़ात नन ऑफ दीज भी होता है। ये वाली इक्वेशन कहीं भी नहीं दी होती, नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है। तो आपने ये इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब यहाँ पे एसेट्स को डिफाइन किया हुआ है, ये क्या होते हैं, अक्सर किसी से पूछा जाए, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं कहता हूँ एसेट्स क्या होते हैं, वो कहते हैं असासाजात। आपने उसकी टिपिकल डेफिनेशन याद रखनी है, ये रिसोर्सेज होती हैं ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस की मलकियत में होते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस जिसका मालिक है, ठीक है ना। तो ये आपने इसकी टिपिकल डेफिनेशन को याद रखना है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, ये जो एसेट वाली साइड होती है ना, एसेट वाली, ये भी एमसीक्यूज आते हैं, ये रिसोर्स होते हैं, और ये जो लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी वाली इक्वेशन की दूसरी साइड होती है, इससे सोर्स कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नोट कर रहे हैं तो लिख लें। ये वाला जो साइड होती है ना, मेरा माउस नज़र आ रहा है आपको, हाँ, ये वाली जो साइड होती है ना, ये मैं इसे इस तरह कर देता हूँ, ये जो साइड होती है ना, इसे सोर्स कहते हैं, सोर्स। और ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली एसेट साइड, इसको कहते हैं रिसोर्स, ठीक है ना। पैसा असल में इन दोनों का होता है, यही दोनों इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं से हम चीज़ें खरीदते हैं, एसेट्स को परचेज किया जाता है। अच्छा, अब लाइबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी, ये टिपिकल डेफिनेशन है, यही याद रखना, यही आ सकती है। द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर का राइट मतलब किस पे, एसेट्स पे। क्रेडिटर का एसेट्स पे जो राइट होता है वो लाइबिलिटी कहलाता है। और इसके अलावा ऑनर इक्विटी क्या होती है, राइट ऑफ द ऑनर, किस पे राइट, हक की बात हो रही है ना, किस पे, एसेट्स पे। लाइबिलिटी राइट ऑफ द क्रेडिटर ऑन एसेट्स, ऑनर इक्विटी राइट ऑफ ऑनर ऑन एसेट्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, आगे चलें। अच्छा, अब जो है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। A business transaction is an economic event or condition that directly change an entity's financial condition or directly affects its results of operation.
यानी आप ये याद रखो, कोई भी बिजनेस हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, या तो वो बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रही होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या दोनों को। अभी जाके हम जब आगे मिसालें पढ़ेंगे ये बात मैं फिर आप पे वाज़ेह करूँगा। यानी कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, कोई कंडीशन हुई है, ठीक है ना, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ा है, यानी बैलेंस शीट पे पड़ रहा है। बैलेंस शीट का तो पता है ना आपको, सबको पता होगा। बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, हाँ बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, या इनकम स्टेटमेंट पे, या दोनों पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। मतलब कोई ऐसी इवेंट जिसका इम्पैक्ट या बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, या इनकम स्टेटमेंट पे, या दोनों पे, तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब आप डेफिनेशन पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट आर कंडीशन दैट डायरेक्टली चेंज एन एंटिटीज फाइनेंशियल कंडीशन, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। ये कौन है, नेक्स्ट कौन है? उबैदुल्ला खान कौन है? आपने लिंक किसी से शेयर किया है? आप दोनों ने किसी के साथ लिंक शेयर किया था? अच्छा मैं तो नहीं जानता ये कौन है। अगर इसने फीस पे की होती तो अलाउ करता। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता रहा था चेंजेस, यानी वो जो इकोनॉमिक इवेंट होता है वो क्या करता है, एंटिटीज फाइनेंशियल कंडीशन आर डायरेक्टली इफेक्ट्स इट्स रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। यानी आपको जाके मैं बताऊंगा रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। ये इनकम स्टेटमेंट को समझ लें, और जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये बैलेंस शीट को समझ लें। यानी ये जो भी ऐसे इवेंट हुआ है जो इन दोनों को इम्पेक्ट कर रही होती है, या एक को या दोनों को, तो तब उसको, उस जो इवेंट है ना, उससे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये इंतहाई अहम वो है आपके एमसीक्यूज के हवाले से ये डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट मैं जाता हूँ। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरे ख्याल में तो बच्चों को अक्सर आती हैं, इतनी कोई वो नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। हसन मोहम्मद है, बिगिंस अ बिजनेस दैट विल बी नोन एज टेलासान। अच्छा, वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये से वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी बिजनेस पे, तो एसेट साइड पे क्या हो जाएगा, कैश का बैलेंस 25,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरी साइड पे ऑनर इक्विटी का जो बैलेंस है वो 25,000 से वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों इक्वेशन को हमने बराबर रखना होता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में तो आपको पता होगा, इतने तो एक्सपर्ट हैं। ये ज़्यादा अहम नहीं है ये वाली ट्रांजैक्शंस। अगर ये स्लाइड स्किप भी कर दें तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। हाँ, ये स्लाइड बहुत अहम है, इधर से एमसीक्यूज बनते हैं। अब ऑनर इक्विटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑनर इक्विटी क्या होती है। ये राइट्स होते हैं ऑफ ऑनर ऑन एसेट्स। अब ये जो ऑनर इक्विटी वाला अकाउंट होता है ना, ये 4 चीज़ों से असरअंदाज हो रहा होता है। 4, ये याद रख लें, इंतहाई अहम स्लाइड है, और यहाँ से आपको एमसीक्यूज किसी ना किसी टेस्ट में नज़र आएगा। ये जो ऑनर इक्विटी वाला है ना, ऑनर इक्विटी डिक्रीज होती है अगर ऑनर विदड्रॉ करे कोई चीज़, कैश या कोई चीज़ एसेट या कुछ भी विदड्रॉ करे ना, उसकी वजह से ऑनर इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज़ कब होती है, ऑनर इक्विटी का अकाउंट जब ऑनर इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो तब ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। और इसके बाद जब एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस इनकर हुआ है तो ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ होती है। और अगर रेवेन्यू हुआ है, यानी कोई इनकम जनरेट हुई है, तो ऑनर इक्विटी का जो अकाउंट है ना वो इंक्रीज़ होता है। या इनको कंक्लूड करके आप ये देखो, हम नेट इनकम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऑनर जो इक्विटी का अकाउंट है ना वो इंक्रीज़ होता है, और अगर लॉस हुआ है तो ऑनर इक्विटी का जो अकाउंट है वो डिक्रीज़ होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। इसकी मज़ीद वजाहत भी आएगी, लेकिन ये स्लाइड बहुत अहम है। आपने याद रखना है कि कौन सी 4 चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर ऑनर विदड्रॉ कर रहा है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है, अगर ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है, अगर एक्सपेंस इनकर हो रहा है वो भी इफ़ेक्ट करता है, रेवेन्यू हो रहा है तो तब भी ऑनर इक्विटी का अकाउंट इफ़ेक्ट होता है। समझ आ गई ये स्लाइड?
अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं ना, वो हम जाके पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ से लिंक कर दूंगा कि आप ये देख लें ये चारों चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं ना कि नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब अगली स्लाइड ये है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड समराइज्ड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स। सिर्फ यहाँ ओनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना, सबको प्रोवाइड की जा रही होती है ये। अब यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समराइज्ड फॉर्म होती है। अब कोई जो है ना, ये नहीं होता कि आप जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्ट, हर बिजनेस एक एनुअल रिपोर्ट इशू करता है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं ना, अभी आप क्लास के बाद आप देखिएगा गूगल करके अलाइड बैंक का खोल लें, नाइकी का खोल लें, डिफरेंट तरह के जो बिजनेसेस हैं, आप इनकी जो है एनुअल रिपोर्ट खोलें। अगर वो पब्लिक कंपनी है, एनुअल रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी डिटेल बताई होती है, और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में वहाँ बताया होता है, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी होती हैं अभी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसा नहीं होता कि वो जितनी जर्नल एंट्रीज, आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज की होंगे, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस, वो हर चीज़ नहीं बताते, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की जाती है ओनर्स को या पब्लिक को। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक को सिर्फ फाइनेंशियल, उसके पीछे काम क्या हो रहा है वो नहीं शो किया जाता, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई है तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 हैं, कुछ कहते हैं 5 हैं। अब जो 4 हैं पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर जो कहते हैं 5 हैं उसको भी देख लेंगे। पहली होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? अ समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, भाई रेवेन्यू कितना हुआ है और एक्सपेंस कितने हुए हैं। एक्सपेंस को रेवेन्यू में से लेस करके हम ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? फिर अगली होती है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ये क्या बताती है? अ समरी ऑफ द चेंजेस इन द ओनर इक्विटी दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि ओनर इक्विटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये राइट्स होता है, राइट ऑफ ओनर्स ऑन एसेट्स। तो उस ओनर इक्विटी के अकाउंट में जो चेंजेस आते हैं ना, यानी बढ़ रहा है कम हो रहा है, अगर वो विदड्रा कर रहा है तो कम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ रहा है ऑनर इक्विटी, अगर लॉस हो रहा है तो ऑनर इक्विटी कम हो रही है, अगर इन्वेस्टर मजीद इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑनर इक्विटी का अकाउंट क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। तो ये जो तब्दीली आ रही है ना 1 साल के अंदर, तो ये स्टेटमेंट उस तब्दीली को शो करता है। क्लियर? अगली होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है अ लिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी एज ऑफ अ स्पेसिफाइड डेट। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, पहले बैलेंस शीट बता दूँ। बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के बारे में बताया कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितने ऑनर इक्विटी हैं। अच्छा, और एक बात, ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी होती है, ये एक टाइम पीरियड की होती है, पूरे साल की होती है, एक दिन की नहीं होती, एक डेट की नहीं होती। लेकिन ये जो बैलेंस शीट होती है ये एक दिन की होती है, इसलिए इसे एज ऑन कहते हैं। एज ऑन, एज ऑफ या एज ऑन, ये एज ऑन लिखा होता है, एज ऑन या एज ऑफ अ स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफाइड डेट। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये किसी एक दिन की नहीं होती, ये हमेशा जो है ना एक स्पेसिफाइड पीरियड की होती है, स्पेसिफिक पीरियड की, और ये भी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की होती है। यहाँ से एमसीक्यूज, ये इंटरव्यू में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है क्योंकि ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, ये एक टाइम पीरियड की होती है, मतलब पूरे साल की होती है। अगर टाइम अकाउंटिंग पीरियड उन्होंने 6 महीने का रखा हुआ है तो 6 महीने की होगी, उन्होंने 4 महीने बाद अपना हिसाब किताब करते हैं तो 4 महीने की होगी, 5 साल बाद हिसाब करते हैं तो 5 साल की होगी। मतलब एक पीरियड की होती है, पूरे पीरियड में जितने रेवेन्यू आ रहे हैं, पूरे उस पीरियड में जितने एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं, उस सब का हिसाब किताब। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो पूरे साल में देखा जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो होते हैं। लेकिन बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट की होगी, हो सकता है अगले डेट बैलेंस शीट की फिगर्स चेंज हो जाए,
बैलेंस शीट साल के एंड पे बनाई, ये सारे साल के एंड में मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो है ना एक डेट की होती है और ये पूरे पूरे साल की होती है। और जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है, अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश डिसबर्समेंट, यानी जो आप कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है उसकी स्टेटमेंट, यानी कितना पूरे साल में, ये भी पूरे साल की होती है। यानी ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से 3 पूरे साल की होती हैं और जो बैलेंस शीट होती है ये एक स्पेसिफिक डेट की होती है। ये इंतहाई अहम पॉइंट थे, आपको याद होने चाहिए। अब लास्ट में रह गया था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी पूरे साल में कितना इनफ्लो हुआ है कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ है, तो उसके बारे में जो है ना ये एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये फाइनेंस वाले ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फाइनेंस वाले। वैसे तो इन सब का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंस वालों के लिए ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। जब हम फाइनेंस पढ़ रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अहमियत की हामिल होती है। ये समझ आ गया, ये इंतहाई अहम स्लाइड थी, आपको समझ आ गई। आगे चलें। हाँ जी बताएं दोनों, ठीक है। थक तो नहीं गए पढ़ पढ़ के? अच्छा 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 ठीक है। अब ये उसने मिसाल के तौर पे दी हुई है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ये फ़ी अर्नड है ना, ये रेवेन्यू है, और उसके बाद ऑपरेटिंग, ये बिल्कुल एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बहुत डिटेल में होती है, ठीक है ना। ये उसने सिंपल, क्योंकि अभी वो स्टार्ट में पहला चैप्टर है ना, तो वो सिर्फ समझा रहा है कि होती क्या है इनकम स्टेटमेंट। अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ फॉर, यहाँ फॉर आएगा, फॉर द मंथ एंडेड, यानी एक महीने की, मैंने आपको कहा एक टाइम पीरियड की होती है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन या एज ऑफ, यानी एक दिन की होती है। ये अहम पॉइंट है। अब जो इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसमें हम मैच करते हैं अपने रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को। फ़ी अर्नड, ये फ़ी अर्नड हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये हम इसमें से लेस करेंगे। ये जो ये 0 है ना, ये 2, ये पैसा है सिर्फ, यानी 7500 है ये सिर्फ ये रेवेन्यू, उनमें से ये जो है ना लेस किए, बाकी 1135 रुपये बचे, ठीक है ना। और जो हाँ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1135 बने, और फिर हमने इस 1135 को उस 7500 में से लेस किया तो 3050 हमारा नेट इनकम है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी वो इनकम स्टेटमेंट है। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट हुआ करती है। अच्छा, अब आपने तरतीब बड़ी अहम याद रखनी है, ठीक है ना। बच्चे वो अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन जो पीपीएससी है वो इतनी जर्नल एंट्रीज नहीं पूछता। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, ठीक है ना। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था, जो स्टार्ट में आपने वीडियो देखी होगी सर बिलाल के सेशन में। अब आपने ये तरतीब याद रखनी है, ये वाली मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट से फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाई जाती है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, और फिर जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लिंक कर देता हूँ आपको। ये देखो नेट इनकम कितना हुआ, 3050, ये तो पैसा है ना, सेंट समझ लो या कुछ भी, 3050। अब ये जो नेट इनकम है, मैंने आपको बताया था अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा, रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो ये जो प्रॉफिट है, ऑनर इक्विटी ना प्रॉफिट की वजह से बढ़ जाती है। मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था, ये फिर ले आते हैं, ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने कहा था एक्सपेंस की वजह से ऑनर इक्विटी कम हो जाती है, रेवेन्यू की वजह से ऑनर इक्विटी बढ़ती है। फिर मैंने कहा अगर इन्हें मैच करके एक ही फिगर नेट इनकम निकाल लिया जाए, तो अगर प्रॉफिट होगा तो ऑनर इक्विटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर लॉस होगा तो ऑनर इक्विटी कम होगी। अब आए, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, हमें पता चला प्रॉफिट 3050 आया। अब हम ये वाला जो 3050 है, यकम नवंबर को उसने 25,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, और नवंबर के एंड तक 3050 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है उस ऑनर इक्विटी में ऐड हो रहा है, बात समझ आ रही है ना, उस ऑनर इक्विटी में ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि टोटल जो अमाउंट बनती है वो 28,050 बनती है। फिर उसके बाद कुछ उसने विदड्रॉ किए पैसे, 2,000 रुपये उसने विदड्रॉ किए। जब विदड्रॉ करते हैं तो ऑनर इक्विटी की जो अमाउंट है, ऑनर इक्विटी का जो अकाउंट है वो डिक्रीज़ होता है, तो ये हम उसमें से लेस करते हैं। तो ये अमाउंट कितनी बनी, 2650, ठीक है।
और उसके बाद जो है ना ये आपकी जो है ना 2650 ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। अब आप देखें मैंने आपको कहा था कि चार चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। पहली, उसने जब इन्वेस्टमेंट की थी 25,000 की तो वो इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑनर इक्विटी को इफ़ेक्ट करती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसे अलग अलग नहीं किया हम, सॉरी एक्सपेंस और रेवेन्यू हमने उसे अलग अलग डील नहीं किया, हमने नेट इनकम मतलब नेट अमाउंट निकाल ली। तो नेट अमाउंट भी ऑनर इक्विटी को इम्पैक्ट कर रही है। फिर विदड्रॉ की हैं वो भी इम्पैक्ट कर रही है। तो चार चीज़ें तकरीबन यहाँ आ जाती हैं। तो ये चार चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं ऑनर इक्विटी को। तो पहले स्टेप पे हमने बनाई अपनी इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से जो ये अमाउंट होती है ना ये वाली हम लाते हैं यहाँ पे, यहाँ इस जगह ऑनर इक्विटी। जब ये ऑनर इक्विटी का बैलेंस तैयार हो जाता है ना फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये वाली जो अमाउंट होती है ना ये बैलेंस शीट में आपको अभी मैं दिखाता हूँ, ये नज़र आएगी, ये बैलेंस शीट आती है। अब बैलेंस शीट देखें उसने फॉर साथ नहीं लिखा, हालांकि उसे एज ऑन भी आ सकता है, सिर्फ उसने नवंबर 30 लिखा है, मतलब 30 नवंबर को जो जितना बैलेंस है ना वो ये है। अब 31 को चेंज भी हो सकता है, यकम आगे यकम दिसंबर को चेंज भी हो सकता है। अब जो बैलेंस शीट है ये वाली अमाउंट, ये वाली जो है ऑनर इक्विटी वाली अमाउंट, ये देखें, ये आप देखें, ये 26, ये इधर खड़ी है कि नहीं खड़ी, ये खड़ी है। तो इसीलिए स्टेप्स होते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी, फिर उससे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। मतलब इनकम स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो ऑनर इक्विटी में आ रहा है, ऑनर इक्विटी का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आ रहा है, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में हमने पढ़ा कि एसेट्स होते हैं और लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, तीन चीज़ें होती हैं। एसेट्स में कैश, सप्लाईज, लैंड, इसका टोटल करेंगे, और लायबिलिटी में अकाउंट पेबल, ठीक है ना, और ऑनर इक्विटी, इनका टोटल करेंगे बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट का ये फॉर्म है ना, काफ़ी सारे तरीके होते हैं बैलेंस शीट के लिखने के। तो ये वाली जो फॉर्म है ना ये अकाउंट फॉर्म है। अकाउंट मतलब ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट क्रेडिट का तो आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है। ये डेबिट साइड होती है और ये होती है उसकी क्रेडिट साइड। अच्छा, अब इसी तरह जो बैलेंस शीट है वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। रिपोर्ट की फॉर्म में कैसे होगी, when the balance sheet displays the liability and honor equity below the assets। ये जैसे हमने बनाया ना एसेट, ये जो liability और honor equity अगर इसके नीचे लिख दें, अगर इसके नीचे लिखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये जो है ना रिपोर्ट फॉर्म बन जाएगी, रिपोर्ट की फॉर्म में। अभी ये अकाउंट फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में, यानी इस साइड पे डेबिट है, इधर क्रेडिट। हाँ जी, अब बताएं, चैप्टर नंबर 1 तकरीबन हमारा बल्कि ख़त्म हो गया। समझ आई बातों की? जी उनकी, हेलो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला समझ नहीं आई। एक मिनट बाकी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 4 हैं और कुछ लोग कहते हैं 5 हैं। 5 जो है ना वो कहते हैं कि वो जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स होता है, आपको पता होगा नोट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं खोलता हूँ बैलेंस शीट, मिसाल किधर चला गया माउस। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये लैंड है 20,000 की लिखी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो लैंड है इसकी अगर डिटेल बताई जाए, भाई एक लैंड नहीं है, काफ़ी सारी लैंड्स है, वो फ़लाँ जगह भी पड़ी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, मतलब 4-5 लैंड्स हैं। अब सप्लाइज़ की अगर डिटेल बताई जाए, भाई सप्लाइज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कैश बताया हुआ 5,900, कैश के बारे में बताया जाए कि बैंक में कितना पड़ा है, उधर कितना पड़ा है। अकाउंट पेबल के बारे में अगर डिटेल हो, भाई किन किन लोगों को, अली को देने हैं, हसन को देने हैं, उसामा को देने हैं, आकाशा को देने हैं, डिफरेंट लोगों को पैसे देने हैं। तो इनकी जो डिटेल होती है ना, डिटेल वो नीचे जाके नोट्स में बताई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता होगा डेप्रिसिएशन की सिर्फ अमाउंट लिखी हुई होती है, डेप्रिसिएशन की सिर्फ अमाउंट लिखी जाती है, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो आपको नोट्स में मिलेगी कि भाई किस एसेट पे कितना रेट लगा, कितनी डेप्रिसिएशन बनी, वो वहाँ पे डिटेल होती है। तो उनको कहते हैं नोट्स। जैसे हम फुटर नहीं होता, जैसे एक पेज होता है ना और नीचे फुटर में हम क्या करते हैं,
जो है ना ऊपर जो पॉइंट होता है, जैसे अगर सप्लाई है ए लिख रहा हूँ तो वो नीचे ए लिख के ना उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। तो इसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इनकी जितनी भी डिटेल होती है ये इसी पेज पे नहीं आ सकती, वो अगले कहीं जाके ना एक हम हेडिंग डालते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स की, और वहाँ जाके उसकी डिटेल बताते हैं। अब जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, तो वो नोट्स को भी इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो लोग कहते हैं कि 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सिर्फ ये वाली 4 बताते हैं। हालांकि अगर देखा जाए मेरी राय ये है कि यही 4 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो जो 5वीं है वो तो इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है, वो कोई अलग से स्टेटमेंट थोड़ी है, वो हमें कोई नई चीज़ तो नहीं बता रही, इन्हीं चीज़ों की एक्सप्लेनेशन बता रही है। समझ आ गई बात की? नहीं, वो यही होती है ये जो नहीं ऑनर इक्विटी वाली होती है, ऑनर इक्विटी वाली होती है। ऑनर इक्विटी यहीं पे रिटेन अर्निंग के अगले चैप्टर्स में जब जाएंगे ना हम, ये ऑनर इक्विटी में जो चेंजेस आ रही होती हैं, यहाँ रिटेन अर्निंग का भी एक जो है ना अकाउंट होता है, जो यहीं पे इसी में उसकी डिटेल बताई जाती है ऑनर इक्विटी में। यानी इस पूरी स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेट जी कौन सी? नहीं इस हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप देखो ना स्टेटमेंट, अब अपना माइक ऑफ कर दो। देखो ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी है इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको इधर डील किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी में। अब कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं इनको आपको पता है, 4 चीज़ें हिट करते हैं। ये जो 4 चीज़ें, पहले 25,000 था, फिर 3,050 आया, फिर 28,050, मतलब इसमें कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, उस तब्दीलियों के लिए हम एक अलग स्टेटमेंट बना लेते हैं, बजाय इसके कि हम बैलेंस शीट में उसे जाके लिखें। वो बैलेंस शीट का एक अपना तरीक़ाकार होता है, बैलेंस शीट में आप टोटल अमाउंट लिखो बस, ये जो ऑनर इक्विटी की टोटल अमाउंट है ना बस इतनी लिखो। अब ये जो अमाउंट आई कहाँ से है, इसमें जो चेंजेस हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बढ़ जाती है, ड्राइंग कर रहे हैं तो कम हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो बढ़ रहा है, इसकी जो डिटेल है वो कहाँ आ रही होती है, इधर आ रही होती है। इसके लिए हम अलग स्टेटमेंट बना देते हैं। कुछ लोग इससे भी कंसर्न करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं इस स्टेटमेंट में भाई रिटेन अर्निंग कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इसकी खातिर हम अलग स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ऐसी मसला नहीं है कि आप जो है ना बैलेंस शीट में इन चीज़ों को शो नहीं कर सकते, यहाँ पे भी शो कर दें भाई इन्वेस्टमेंट इतनी थी, आप ड्राइंग को यहाँ से लेस कर दें, प्रॉफिट को यहाँ ऐड कर दें, और जो है ना रिटेन अर्निंग यहाँ आ जाएगी, वो मसला नहीं है, यहाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, ये जो है ना अमेरिका इसको फॉलो करता है, अमेरिका, क्योंकि ये बुक अमेरिकन की लिखी हुई है। जी अब समझ आया, चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है अभी। अच्छा उसामा आप बताओ, आपको बातें समझ आ गई, क्लियर हुई? नहीं ये पीपीएससी में, हाँ अकाउंट फार्म तो ये है ना, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब पाकिस्तान में ना जी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ फार्म फॉलो होती हैं। इससे एक टर्म यूज़ होती है मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब है चेंज करना, मतलब आप जो है ना इस फार्म को, कोई लोग अकाउंट फार्म फॉलो करते हैं, कोई जो है ना उसकी फार्म फॉलो करते हैं रिपोर्ट फार्म। अच्छा कुछ ये भी करते हैं, कुछ लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी को ऊपर लिखते हैं, नीचे जाके एसेट्स को लिखते हैं, और कुछ लोग एसेट को ऊपर लिखते हैं फिर नीचे आके लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी को लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं ना, फिक्स एसेट जिसे कहते हैं, वो ऊपर लिखते हैं, और फिर उसके बाद करंट एसेट लिखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, फिर उसके बाद ऑनर इक्विटी। मुख्तलिफ तरीके हैं। पीपीएससी इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, यूके कुछ और फॉलो करता है, अमेरिका कोई और फॉलो करता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हाँ क्योंकि इसमें इख्तलाफ है ना, तो वो ऐसी चीज़ आपसे नहीं पूछेगा जिसमें मुख्तलिफ राय हो, हर मुल्क की मुख्तलिफ, और आई कैप डिफरेंट फॉलो करवाता है। हाँ ये पूछा जा सकता है कि आई कैप कौन सी फॉलो करवाता है, वो मैं आपको देख के बताऊंगा। उनकी स्टैंडर्ड फार्म कौन सी है, अकाउंट फार्म है या फिर ये वाली है रिपोर्ट फार्म है, और रिपोर्ट है तो फिर कौन सी है, आया वो फिक्स एसेट को ऊपर रखते हैं या
जो है ना लाइबिलिटी वगैरह को ऊपर रखते हैं और फिर नीचे एसेट्स को रखते हैं, वो देख के। ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है या इधर काफ़ी है? हेलो, नहीं नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, आप बताएं कि आप इस पोजीशन में हैं कि पढ़ें आगे। चलो ठीक है, हम चैप्टर नंबर 2 एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस इसके बारे में देखते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, इसे ख़त्म करके फिर एंड कर देंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं, आप कुछ और ही होगी। ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, यानी जो हमने 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पढ़ी है ना, कार्ड एंड अकाउंट इज़ इंक्लूडेड इन द लेजर। मैं आपको पीछे बैलेंस शीट दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखो, ये कैश एक अकाउंट है, सप्लाईज एक अकाउंट है, लैंड एक अकाउंट है, अकाउंट पेबल ये भी एक अकाउंट है, अकाउंट, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी ये एक तरह के आइटम्स दिए हुए हैं ना, इनको अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह आप यहाँ पे आओ, ये ऑनर इक्विटी भी एक अकाउंट है, ठीक है। विदड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी एक अकाउंट कहते हैं। फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट ले लो, इनकम स्टेटमेंट में ये जो रेवेन्यू होता है ये भी एक अकाउंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेजेस, रेंट, ये सारे इनको एक अकाउंट है, मतलब एक इनका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और फिर एंड पे, साल के एंड पे हम उसका बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। तो यहाँ वो यही बताना चाह रहा है, वो यही बताना चाह रहा है, ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे आइटम होते हैं ना, वो अकाउंट होते हैं, इज़ इंक्लूडेड इन द लेजर, और इसे लेजर में। अच्छा, आप में से किसी को अकाउंटिंग साइकिल का पता है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का पता है? हाँ, कितने इसमें स्टेप्स होते हैं? हम्म हम्म और एडजस्ट, चलो ठीक है, वो हाँ, वो आगे आएगा हमारा। ये पूरा हमारा अकाउंटिंग, यानी हम जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचते हुए ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटिंग साइकिल। इसके 8 स्टेप्स होते हैं, वो इसी बुक में अगले चैप्टर्स में आएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे। अच्छा, एक अकाउंट का पता चल गया। अब लेजर में जो है ना, लेजर की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसके बारे में, जिसे टी अकाउंट कहते हैं, इसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। जो भी अकाउंट होता है ना, हम उसके लेजर्स मेंटेन करते हैं। जनरल एंट्रीज की, जनरल एंट्री के बाद लेजर में आए, लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अगर एक्सपेंस है तो बढ़ रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कम हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये एक लेजर होता है। अब हम अकाउंट्स को देखते हैं। जब भी, एक बात याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स जो है ना, हेड्स ऑफ अकाउंट, इनको हेड्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। आप लिख रहे हैं तो कहीं लिख लें, हेड्स ऑफ अकाउंट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो 5 होते हैं। मेन जो है ना, वो 5 होते हैं। एक होता है एसेट। अब एसेट में भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, कैश, सप्लाईज, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स हैं। लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट की साइड में, एसेट की कैटेगरी में आते हैं। और एसेट्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक अकाउंट होता है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल भी होता है, नोट पेबल, वेजेस पेबल भी होते हैं। ये जो अकाउंट हैं, ये किसके हेड में आ रहे हैं? लाइबिलिटी। मतलब जो अकाउंट हैं वो 5 होते हैं, एक एसेट, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये 5 लिख लें, एसेट, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी, ये बैलेंस शीट वाले हो गए। और इनकम स्टेटमेंट वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये 5 ही अकाउंट होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो इन्हीं में एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे कैश है, ये एसेट होता है तो एसेट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्डिंग है तो ये एसेट होता है, ये एसेट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जो मेन हेडिंग होती हैं वो 5 ही होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ना भी हो तो इंटरव्यू के हवाले से इंतहाई अहम सवाल है। 5 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका था। अब जो डिटेल बताने वाली है ना, 1 मिनट, वो ये है। हाँ, ऑनर इक्विटी मैं बता चुका। ऑनर इक्विटी होता है, रेवेन्यूज़ होते हैं और एक्सपेंस होता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसेट्स की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटी भी पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक डेफिनेशन याद रखनी है।
और ऑनर इक्विटी की भी पढ़ चुके हैं, ये राइट होता है एसेट्स पे। अब रेवेन्यू पढ़ते हैं। रेवेन्यू को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, मैं इसे पढ़ता हूँ। रेवेन्यूज आर इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी, यानी वो रेवेन्यू की इस तरह डेफिनेशन कर, रेवेन्यू वो होते हैं, यानी खुद रेवेन्यू को डिफाइन नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि रेवेन्यू का असर किस पे होता है। रेवेन्यूज आर इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग सर्विसेज आर प्रोडक्ट। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम सेल आउट करते हैं तो उसकी वजह से ऑनर इक्विटी में इंक्रीज आता है। और ये जो पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, मैंने कहा था कि ऑनर इक्विटी 4 चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है, वो इंतहाई अहम है। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन में भी ये आपने देख लिया कि रेवेन्यूज़ वो होते हैं जो ऑनर इक्विटी में इंक्रीज लाते हैं, और दूसरी साइड पे एक्सपेंस कौन होते हैं? एक्सपेंस ऑनर इक्विटी में डिक्रीज लाते हैं। लेकिन ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये कहता है एक्सपेंसेस आर यूजिंग अप ऑफ एसेट्स, एसेट्स को इस्तेमाल करना, और कंज्यूमिंग ऑफ सर्विसेज टू जनरेट रेवेन्यू। यानी एक्सपेंस वो होते हैं कि एसेट्स को इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना, ताकि प्रॉफिट कमाए, ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। एक्सपेंस की ये टिपिकल डेफिनेशन आपने याद रखनी है इस बुक की, या मीग्स एंड मिग्स। आप लोगों ने अकाउंटिंग किस बुक से की थी? लार्सन से की थी, मीग्स एंड मिग्स से, या इस बुक से की थी? हेलो, आपको उसामा? अच्छा, ये जो टिपिकल डेफिनेशन है ना, ये याद रखनी है। असल में बच्चे ना यहाँ छोड़ जाते हैं वो रेवेन्यू। अच्छा, वो रेवेन्यू को तो हमें पता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ से एमसीक्यूज बनाता है। जो आप छोड़ते हो ना, अहम चीज़ होती है लेकिन छोड़ देते हो, वहीं से एमसीक्यूज बनाता है। फिर बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल है। एक्सपेंसेस जो है, पेपर तो वैसे ही मुश्किल होता है, मैं ज़रा समझाने की खातिर कह रहा था। एक्सपेंसेस की ये डेफिनेशन जो लिखी है ना, ये अहम है, ये याद रखनी है आपने। यानी एसेट्स को कंज्यूम करना, यूज़ करना टू जनरेट रेवेन्यू। तो उसमें मिसालें कौन सी हैं? अब जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, और ये फ़ी अर्न और फेयर्स अर्न, कमीशन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू। ये अब ये आपने याद रखना है कि 5 अकाउंट्स होते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हो रही है। एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, ये 3 बैलेंस शीट में होते हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंस ये कहाँ होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। तो अब यहाँ पे वो एक टी अकाउंट बता रहा है, तो जिसे हम लेजर भी कहते हैं, तो वो सिर्फ मिसाल के तौर पे, यानी इसके 2 उसके डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड, ये लेफ़्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। और मिसाल के तौर पे ये कैश है, तो ये कैश डेबिट हो रहा है और ये कैश क्रेडिट हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना होता है साल के एंड में जाके। अकाउंट को मेंटेन रखते रहते हैं, मतलब कैश जो हम पे कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड पे आता रहता है, जो रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट साइड पे आता रहता है, ठीक है ना। और साल में एंड में जाके ना हम इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ लिखा हुआ बैलेंसिंग अ टी अकाउंट। बैलेंस इस तरह करते हैं कि हम इसको टोटल करते हैं, इस साइड को भी टोटल करते हैं, फिर देखते हैं कि पहले इस साइड को टोटल किया 10,950 आया, दूसरी साइड को टोटल किया 5,850 आया। तो दोनों में फ़र्क है ना, ये साइड ज़्यादा वजनी है और ये कम, मतलब इसका बैलेंस ज़्यादा है, इसमें कम। फिर हम इन दोनों को करेंगे, वो जो है ना डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आया 5100 का, 5100 इस साइड पे लिख देंगे, इस साइड पे एज अ बैलेंसिंग फिगर। वो लेकिन वो है कौन सी अमाउंट? वो डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, देखो ये बात समझ लो, एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड ज़्यादा वजनी हो, और इसका जो बैलेंस होता है ना 5100, वो इस साइड पे लिखा जाता है, ताकि दोनों जो साइड्स हैं ना वो बराबर हो जाए। अब अगर 5,850 में 5100 आप ऐड करोगे ना, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। 10,950, 10,950, दोनों साइडें बराबर। अब इसको बैलेंस कौन सा कहेंगे? बैलेंस कहेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जो है ना वजनी तो ये साइड थी ना, इसको तो हमने ज़बरदस्ती बैलेंस किया है ना। अब क्रेडिट साइड भी हो सकती है। क्रेडिट साइड में क्या होगा कि जो क्रेडिट वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड, वो ज़्यादा वजनी होती है, उसमें ज़्यादा बैलेंस होता है, और डेबिट साइड पे कम बैलेंस होता है। तो हम बराबर करने की खातिर उनका जो डिफरेंस होता है वो इस साइड पे लिख देते हैं, इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। अब जब उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो उस बैलेंस को क्या कहेंगे? उस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। क्यों क्रेडिट बैलेंस कहते हैं? क्योंकि वो जो है ना अमाउंट तो इस साइड की थी ना, तो इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है।
डेबिट बैलेंस अगर ये साइड ज़्यादा इसका बैलेंस है, ये ज़्यादा वजनी है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब इस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा। समझ आ गई बात की? क्रेडिट बैलेंस, जी समझ नहीं आई। बैलेंस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ। कैरी डाउन बैलेंस सी डी होता है कैरी डाउन, और बी डी होता है ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन अगर ये वाला बैलेंस ना आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे 5100, तो ये क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो ना एक तरह से। और ब्रॉड डाउन कब होगा, जब ये क्लोज हो गया बैलेंस, फिर इसकी जो ओपनिंग बैलेंस होती है ना, उसे हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे बी डी, यानी जो बैलेंस है कैश का बैलेंस है बी डी, ब्रॉड डाउन मतलब नीचे लेके आए हैं, बैलेंस नीचे लेके आए हैं, ब्रॉड डाउन। ये यहाँ पे क्या होगा, ये 5100 यहाँ कैरी डाउन होगा, सी डी होगा। समझ आ गई? यहाँ पे सी डी के साथ लिखेंगे, फिर ये तो क्लोज हो जाएगा, इसके बाद जब ओपन करेंगे इस बैलेंस को तब नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे हम बी डी लिखेंगे, ब्रॉड डाउन मतलब नीचे लेके आए हैं उसे, ब्रॉड खींच के लाए हैं। अच्छा, अब है ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स। अब ये उन्होंने मिसालें दी हुई हैं, ये हम जर्नल एंट्रीज हैं, ये आसान सी हैं, ये लोग आप इजीली कर सकते हैं। हमने ये देखना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो ये कि ये जो अब आप देखें, ये जो स्लाइड है ना, 975 स्लाइड्स हैं इसकी, लेकिन ये सारी आपसे रेलिवेंट नहीं है। तकरीबन 600 स्लाइड्स मैं आपको दूंगा। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब रिवाइज करनी है ना, तो इसी स्लाइड्स को देख लेना, आपकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज हो जाएगी। और इसी फाइल के साथ पीडीएफ के साथ मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी अटैच करके दे दूंगा जो रेलिवेंट होगा, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी आपको इसी फाइल में अटैच करके दे दूंगा। मतलब कोई 1500 पेजेस की एक फ़ाइल बनेगी, उसमें स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आप देखोगे, साथ में प्रैक्टिस मटेरियल होगा। एक ही फाइल को खोलो और पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज और टेस्ट देने चले जाओ। इसलिए मैंने आपको कहा था ये एक कंप्लीट पैकेज है। हम एक फाइल बनाएंगे एक सब्जेक्ट की, मतलब टोटल 15 फाइल्स बनाएंगे। जब हमारा सेशन ख़त्म होगा आपको 15 फाइल्स दी जाएंगी। उन 15 फाइल्स को आप मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में रिवाइज करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट अकाउंट्स। अच्छा, अब ये आपको पता भी होगा, मज़ीद एक दफ़ा रिवाइज इसे कर लेते हैं। ये जो एसेट्स अकाउंट होते हैं ना, एसेट के असल में तो 5 अकाउंट है ना, एसेट, लाइबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, ये होते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये तीनों आपको नज़र आते हैं। जो एसेट अकाउंट होते हैं ना, जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। ये अहम एमसीक्यूज है, ये आता भी है। एसेट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे, एसेट अकाउंट जब डिक्रीज होगा तो किस साइड पे आता है, एक मिनट कॉल आ गई थी। अच्छा, एसेट अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट साइड पे आता है। लाइबिलिटी अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट क्रेडिट साइड, और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। ऑनर इक्विटी भी लाइबिलिटी की तरह ही होता है, इसकी नेचर भी लाइबिलिटी की तरह होते हैं। जब ऑनर इक्विटी में इंक्रीज आता है तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब ऑनर इक्विटी में डिक्रीज आता है तो डेबिट करते हैं, सॉरी। ऑनर इक्विटी में जब इंक्रीज आता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो तब हम डेबिट करते हैं। इस चीज़ का तो क्लियर है ना, इसको समझाने की तो नहीं ज़रूरत ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट को पता होती हैं इनके बारे में। आगे चलें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने शो कर दिया एसेट, ये एमसीक्यूज़ हैं, ये भी वही सेम ही ऊपर वालों की तरह, तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से लाजमन एक ना एक एमसीक्यूज़ आता है। अब यहाँ पे ना उन्होंने मिसाल दी हुई है, ये मिसालें आप खुद कर लीजिएगा, ये आसान सी हैं, ठीक है ना। जैसे कैश है, कैश तो एसेट होता है ना, और ये फ़ी अर्न कर रहे हैं तो ये हमारी जो है ना वो होती है, रेवेन्यू होता है। अभी उसके बारे में बताया नहीं, लेकिन स्लाइड पर पहले हम ये टोटल देख लेते हैं। हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं ना, एक्सपेंस और वो वाला, हाँ ये देखें,
अब जो एक्सपेंस अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पे, ठीक है ना, जब एक्सपेंस कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू जब कम होता है तो वो डेबिट साइड पे। ये बेसिक रूल है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और ये डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं ना, ये किसने दिए थे, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी अजीब सी होती है, ल्यूका पैसियोली। तो ये एमसीक्यूज आता है बाज़ दफ़ा, मैंने देखा भी है, ये आता है, ठीक है ना। इसने डेवलप की थी डबल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री जो सिस्टम होता है ना। 1 मिनट कॉल आ रही है, मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करूँ। अच्छा, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये किसने दिया था, तो ये आपने इसका नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है बाज़ औक़ात एमसीक्यू में। अच्छा, ये हमने 5 अकाउंट्स का देख लिया कि ये कब डेबिट होते हैं कब क्रेडिट, तो ये आपको पहले भी आता होगा, एक बार आपकी रिवीजन भी हो गई। और आपको जब ये स्लाइड्स मैं दे दूंगा तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये एसेट है और ये आपका रेवेन्यू है। एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हुआ खड़ा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट हुआ खड़ा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आसान सी हैं बिल्कुल बातें। अच्छा, इन एवरी एंट्री द सम ऑफ डेबिट ऑलवेज इक्वल द सम ऑफ क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है, यहाँ से मिसाल ले लेते हैं। हाँ, ये देखो, अब कैश तो रिसीव हो रहा हो 7,000 और जो फ़ी अर्न है वो 7500 आपने लिखी हो, ऐसा नहीं कर सकते। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपने बैलेंस रखनी है, ठीक है ना, दोनों बराबर। अब ऐसा हो सकता है कि कैश आपको सिर्फ 7,000 मिला है और फिर वो बकाया ना 500 आपको बाद में देगा, तो हम एक और अकाउंट यहाँ लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल और 500। तो इस डेबिट साइड का टोटल कितना बनेगा, 7500, और क्रेडिट साइड ऑलरेडी 7500 है, तो दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस रखना। ये एग्जांपल्स आप देख लेंगे, ये असल में उसने जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं और फिर उनका इम्पैक्ट दिखा रहा है टी अकाउंट्स में, कि टी अकाउंट में किस तरह इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये भी हो गया। हाँ, अब विदड्रॉज अगर कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या होता है, विदड्रॉ करेंगे तो कौन सा अकाउंट हिट होता है, कौन सा अकाउंट हिट होता है विदड्रॉ जब ऑनर करता है, ऑनर इक्विटी। हाँ, ड्राइंग अकाउंट होता है, ड्राइंग अकाउंट को जाके फिर हम ऑनर इक्विटी से लेस कर देते हैं, ड्राइंग का एक अकाउंट हम बना देते हैं। अच्छा, अब ये वो बातें हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये बहुत अहम है, ये स्लाइड इंतहाई अहम है पीपीएससी के हवाले से। अब मैंने आपको कहा था कि एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। आप में से कौन बताएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब हम अपना लेजर्स बना रहे होते हैं तो एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं याद किसी को? जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक डेबिट बैलेंस, जब हम टी अकाउंट की बैलेंसिंग सीख रहे थे ना, ये वाली, मैं फिर वापस ले आता हूँ आपको स्लाइड पे। ये मैंने कहा था, यहाँ एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में? नहीं नहीं नहीं, आप ये याद रखो, डेबिट बैलेंस का ये मतलब होता है कि ये जो डेबिट वाली साइड है ना, ये ज़्यादा, इसकी अमाउंट ज़्यादा है। देखे, यहाँ 10,950 आ गया ना, तो ये वाली अमाउंट इस 5,850 से ज़्यादा है ना। डेबिट बैलेंस ये होता है 5100, लेकिन डेबिट, हाँ हाँ, डेबिट बैलेंस का ये मतलब है, ये जो डेबिट साइड है ना, ये फिगर इसकी होती है, लिखी कहाँ जाती, हाँ 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 बिल्कुल, और ये लिखी कहाँ जाती है, लिखी किस तरफ जाती है, क्रेडिट साइड पे। ये वाली जो 5100 है आपको इस साइड पे लिखी हुई नज़र आएगी, लेकिन वो बैलेंस किसका होता है, डेबिट साइड का होता है। और इसी तरह अगर इसे उलट कर लें तो ये 5100 अगर इस साइड पर लिखी होगी बैलेंसिंग फिगर, इसे बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, लेकिन ये बैलेंस किसका होगा, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, ठीक है ना। अब हमने पढ़े हैं 5 किस्म के अकाउंट,
कौन कौन से रिवाइज करें? 5 किस्म के अकाउंट पढ़े थे ना, हेड्स ऑफ अकाउंट या अकाउंट क्लासिफिकेशन। जल्दी जल्दी रिवाइज करें फिर मैं मेन बात बताऊं। हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं इनके नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं। नॉर्मल यानी साल के एंड पे इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। जो एसिड होता है ना, इनका नॉर्मल जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है। नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल यानी डेबिट बैलेंस। साल के एंड पे जब आप एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे ना, उनका बैलेंसिंग फिगर जो होगी ना वो डेबिट बैलेंस होगी। और जो लाइबिलिटी होती है इसका जो बैलेंसिंग वो होती है ना, फिगर होती है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉर्मल बैलेंस होती है, इसका इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो एक्सपेंस थोड़ा ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आता है ये कहाँ से आता है? ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आ रहा होता है वो कहाँ से आता है? ट्रायल बैलेंस, हाँ लेजर। लेजर का हम ईयर एंड पे उसका बैलेंस करते हैं, या तो डेबिट बैलेंस आ रहा होता है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है, और वही बैलेंस उठा के हम कहाँ ले आते हैं, वो हम ट्रायल बैलेंस में ले आते हैं। आपको स्लाइड शो हो रही है? अच्छा एक मिनट, एक मिनट। अब शो हो रही है? अब शो हो रही है ना? हाँ, ये ट्रायल बैलेंस खुला हुआ है। ट्रायल बैलेंस में ये जो बैलेंस आ रहा होता है ना, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये आ रहा होता है लेजर से। और लेजर को हम बैलेंसिंग, उसकी बैलेंसिंग करते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। वो आपको मैंने बता दिया किस तरह बैलेंसिंग करेंगे। अब वो जो बैलेंसिंग फिगर होती है ना वो यहाँ आती है। अब जो ये साइड है ना, ये वाला, ये बैलेंस शीट वाले आइटम्स हैं, यानी एसेट, लाइबिलिटी, ऑनर, इक्विटी। ठीक है ना? कैश, डेबिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना?
और जितने भी एसेट्स आपके होते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और जो आपकी ऑनर इक्विटी होती है उसका या लाइबिलिटी, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये देखो क्रेडिट, ये जितने एसेट्स हैं ना ये डेबिट साइड पे आए हुए हैं, यहाँ उसे लिखना चाहिए था डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट बैलेंस है। और जो अकाउंट पेबल है ये लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी, और ये आपका कैपिटल, ये ऑनर इक्विटी, ये सारे आए हुए हैं क्रेडिट साइड पे, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना। इसके बाद आगे जाएं तो ये जो ड्राइंग्स होता है ये डेबिट बैलेंस होता है। इसके अलावा जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस होते हैं ना वो उनका डेबिट बैलेंस होता है, यानी जो लेजर्स में हम बैलेंसिंग कर रहे होते हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो ये वाली साइड है ना, हाँ ये फ़ी अर्न्ड, ये फ़ी अर्न्ड ये इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू होती है, तो रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक बात ये MCQs है, आप याद रख लें कि जो एसेट होते हैं उनका नॉर्मल बैलेंस क्या आता है, जब लेजर में बैलेंसिंग करते हैं तो वो डेबिट बैलेंस आता है। ऑनर इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये एक इन अहम MCQs हैं जो आ सकते हैं। ठीक है। अब आपको समझ आई कुछ, ये लास्ट वाला एक टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्लोजिंग नहीं आता, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस वो होता है, वो हम बाद में जाके उसे पढ़ेंगे ना, जब हम अपना अकाउंटिंग साइकिल कर रहे होंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लोजिंग बैलेंस में से कौन कौन सा क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है जो अगले साल का ओपनिंग होता है, और कुछ ऐसे बैलेंसेस होते हैं जो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। नॉर्मल, जो मैंने अकाउंट्स की एक और भी होती है ना, नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, कुछ रियल अकाउंट्स होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल अकाउंट। जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जो रियल अकाउंट होते हैं वो कभी भी क्लोज नहीं होते, वो अगले साल जाके ओपन होते हैं। और पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रेलिवेंट हो, बैंक वाले अकाउंट, किसी लोगों के अकाउंट पेबल, लोगों के अकाउंट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, यानी पर्सनस के अकाउंट या किसी कंपनी के अकाउंट जो होते हैं ना, वो हमारे रियल अकाउंट है। वो आगे जाके आपको बताऊंगा उसकी डिटेल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया कि इस बुक का ये एक ट्रेंड है कि ये जो गैप है ना, गैप के जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक एक करके आपको बताएगा। इसी तरह जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है ना, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, उस पे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा फाइनेंशियल रेशियोज का एनालिसिस उन्हीं पे होता है। तो इस बुक का ये ट्रेंड है कि ये एक एक करके आपको बताएगा। हर चैप्टर में कोई एक जो है ना आपको टूल बताता है। किसी चैप्टर में करंट एसेट्स का फार्मूला बता देगा, फाइनेंशियल रेशियोज का आपको पता होगा, आपने वही तो पढ़ के डिग्रियाँ ली हैं अकाउंट्स की, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत। तो इस चैप्टर में ये है कि एक एक करके एनालिसिस और एक एक करके गैप का जो भी प्रिंसिपल होगा हर चैप्टर में वो बताता चला जाएगा। इस तरह आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और मैं प्रैक्टिकली लिंक भी कर दूंगा। अब यहाँ पे वो बता रहा है हॉरिजेंटल एनालिसिस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, मैं इसे प्रैक्टिकली बताता हूँ, फिर उसके बाद आके ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखो, हॉरिजेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, हम ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट, ये फिगर्स हैं ना, ये हैं 2005 की और ये फिगर्स हैं 2006 की। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का निकालते हैं डिफरेंस। ये 1,50,000 है, ये 1,87,500, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो निकला 37,500। 37,000 ये जो 500 है ना, इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, बेस ईयर हमारा ये होता है 2005। ठीक है ना। 1,50,000 पे उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.0%। अब ये देखें 2005 से 2006 ये अमाउंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? ये वाली अमाउंट ज़्यादा है ना, 1,50,000, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है? 25% इंक्रीज़ हुई है। और इसी तरह मज़ीद आगे जाएं, बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं ना, चाहे आपकी इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, सबको इसी तरह एनालिसिस करना है। बेस ईयर लेना है, मतलब 2005, उसके बाद देखना है कितना इंक्रीज़ आया। अगर इंक्रीज़ आया तो वो इंक्रीज़ की अमाउंट इधर लिखनी है। ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड करते हैं बेस ईयर पे। बेस ईयर हमने बनाया हुआ है 2005 को, और फिर जो है ना हम उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब ये देखें, ये जो सप्लाईज एक्सपेंस है ये 2005 में 3,000 था,
फिर 2006 में कम हो गया तो डिक्रीज़ आया, डिक्रीज़ होगा तो हम इसके ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब डिक्रीज़। अब वो कितना डिक्रीज़ हुआ इसके डिवाइड करेंगे 3000 पे, तो 10% डिक्रीज़ हुआ। तो ये हॉरिजेंटल एनालिसिस का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई जो एक्सपेंसेस हैं वो पिछले साल से, जो वेज एक्सपेंसेस हैं ना, वेज एक्सपेंसेस वो पिछले साल से ना 33% ज़्यादा हो गया है, रेंट एक्सपेंसेस 25% ज़्यादा हुए हैं, हमारा जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ा है। तो ये जो है ना एक फाइनेंशियल टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। Comparing an atom in a current statement with the same atom in the prior statements is called horizontal analysis। यानी जो करंट हम 2006 में है तो उस पिछले साल की उसी सेम आइटम के साथ उसका कंपैरिजन करने को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस भी होता है, और भी टाइप्स होती हैं, वो हर चैप्टर में ना एक एक करके आएंगी। और जो फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं, काफ़ी सारे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, वो एक एक करके हर चैप्टर में आएगी, तो वो हम पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सर बिलाल की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मेरे ख्याल में 7:20 पे होती है ना। हाँ, आप वो लें। ये आपको ना ज़्यादा मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी जीके में। यहाँ पे आप क्योंकि इन्हीं को पढ़ के तो आपने ये डिग्री हासिल की है, तो मेरे ख्याल में इसमें आप